हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज से है। मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नदी तंत्र, झील, सिंचाई व भूगर्भ जल के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ सूचित करना चाहता हूँ कि जो नीम रासुंडा बुक का था पोर्शन, वो मैक्सिमम कवर हो चुका है। सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं लगभग। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नदी तंत्र, झील, सिंचाई, भूगर्भ जल, इसके बारे में देखेंगे। तो प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा। और गंगा को जो है जानवी और भागीरथी भी कहते हैं, और यमुना को कालिंदी सूर्यपुत्री भी कहते हैं। गंडक को शालिग्राम और नारायणी भी कहते हैं। उसके बाद शारदा को काली या महाकाली भी कहते हैं। घाघरा को जो है कर्णाली भी कहते हैं। सरयू को वशिष्ठी कहते हैं, देविका कहते हैं, रामप्रिया कहते हैं, और राप्ती कहते हैं। राप्ती भी अलग नदी है। उसके बाद फिर आता है बूढ़ी राप्ती आता है, फिर रोहिणी आता है, उसके बाद रामगंगा आता है। रामगंगा को रथवाहिनी कहते हैं। उसके बाद जो है हिंडन आता है, जिसको हर नदी भी कहते हैं। उसके बाद होता है अरिज कोसी नदी आता है, फिर बाणगंगा आदि। ये सब कौन सी मतलब जो है नदियां हैं? तो ये हिमालयी नदी हैं। तो हिमालयी नदी में कौन आता है? गंगा आता है, यमुना आता है, गंडक आता है, शारदा आता है, घाघरा आता है, सरयू आता है, राप्ती आता है, बूढ़ी राप्ती आता है, रोहिणी आता है, रामगंगा आता है, हिंडन नदी आती है, उसके बाद अरिज कोसी आती है, और उसके बाद बाणगंगा आती है। इतनी सारी नदियाँ कौन सी हैं? तो ये सब हिमालयी नदी हैं। अब उसके बाद आता है मैदानी नदी। तो मैदानी नदी में कौन सा आता है? गोमती आती है, जिसको गोमल भी कहते हैं। वरुणा आता है, उसके बाद सई आती है, तमसा आता है, पांडव आता है, आमी नदी आती है, और इरसन आती है, कर्मनाशा। तो ये सब मैदानी नदी हैं। तो मैदानी नदी कौन कौन सी हैं? गोमती है, जिसको गोमल भी कहते हैं, और वरुणा आता है, सई भी आते हैं, तमसा आती है, पांडव है, आमी है, इरसन है, कर्मनाशा है। ये सारी नदियाँ कौन सी है? तो ये सारी नदियाँ मैदानी नदी हैं। उसके बाद पठारी नदियाँ कौन सी हैं? तो पठारी नदियों में सोन आता है, स्वर्ण, और उसके बाद बेतवा आता है, जिसको वेत्रवती भी कहते हैं। केन आता है, जिसको कर्णवती भी कहते हैं। टोंस आता है, जिसको टमस भी कहते हैं। चंबल आता है, सिंध आता है, सिंध को काली सिंध भी कहते हैं। कन्हार आता है, बेलन आता है, रिहंद आता है, चंद्रप्रभा आता है, सजनम आता है, बिरमा आता है आदि। तो पठारी नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सोन है, बेतवा है, केन है, टोंस है, चंबल है, सिंध है, कन्हार है, बेलन है, रिहंद है, चंद्रप्रभा है, सजनम है, बिरमा है आदि है। और सरकारी तौर पर प्रदेश को जो है 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। तो सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? तो 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, जिसमें से कौन कौन आती हैं? तो गंगा आती है, यमुना आती है, रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघरा आती है, गंडक आती है, राप्ती व सोन बेसिन आती है। राप्ती व सोन बेसिन आती है। तो सरकारी तौर पे कौन कौन सी नदी बेसिन है? तो इसमें जो है
गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती और सोन जो है बेसिन आता है। सरकारी तौर पे उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। अब आता है गंगा ज़्यादा प्रदूषित होती है, तो गंगा कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है? तो गंगा जो है कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित होती है। तो गंगा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रदूषित होती है? तो कन्नौज से वाराणसी तक होती है। और गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना की गई, तो कहाँ पे किया गया? तो आईआईटी जो है कानपुर में किया गया। तो गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर की स्थापना किया गया, तो कहाँ किया गया है? तो आईआईटी कानपुर में किया गया। और उसके बाद है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की जो है उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है उसका उत्तर प्रदेश में लंबाई कितना है? तो 1450 किलोमीटर है। और गंगा नदी ही है। और गंगा नदी का टोटल कितना है? तो 2525। और प्रदेश में जो है गंगा नदी बहती है तो 27 जिलों में जो है गंगा नदी बहती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 27 जिलों से होकर बहती है। ठीक है। और राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में जो सर्वाधिक है गंगा नदी तट वाला, जो कि टोटल एरिया में कितना है? तो बदायूं आता है। तो राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं है इसमें। उसके बाद फिर रामगंगा, यमुना और टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू जिसको घाघरा भी कहते हैं, गंडक, कोसी, कर्मनाशा और बागमती, ये सब कौन सी नदियां हैं? तो ये सब गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हैं? तो गंगा की सहायक नदी रामगंगा है, यमुना है, टोंस है, वरुणा है, अस्सी, गोमती है, उसके बाद सरयू है जिसको घाघरा भी कहते हैं, गंडक है, कोसी है, कर्मनाशा है और बागमती है। और केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया था? तो केंद्र सरकार ने जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो था 4 नवंबर 2008 को दिया था। तो केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया? तो 4 नवंबर 2008 को दिया। और टोंस, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि हैं। तो ये यमुना की सहायक नदी हैं। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? टोंस है, गिरी है, आसन है, हिंडन है, सिंध है, चंबल है, बेतवा है, केन है, मंदाकिनी है। और राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी हैं? तो राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ हिंडन है, यमुना है, आमी है, गोमती है। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो हिंडन है, यमुना है, आमी है और गोमती है। तो उत्तर प्रदेश राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? हिंडन है, यमुना है, आमी है, गोमती है। और प्रदेश में जो है यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी जो है 20 जिलों से होकर बहती है। और जबकि गंगा क्या है? 27 जो है जिलों से होकर बहती है। गंगा 27 जिलों से बहती है, यमुना जो है 20 जिलों से होकर बहती है। और यमुना जो था सर्वाधिक प्रदूषित होती है तो दिल्ली से आगरा के मध्य। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ से कहाँ तक होती है? दिल्ली से आगरा के मध्य होती है। और जबकि गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ से होती है? तो कन्नौज से जो है वाराणसी के बीच में जो है, यहाँ पर जो है गंगा सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित होती है वाराणसी में। कन्नौज से वाराणसी में कौन सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है? तो गंगा। और बाकी दिल्ली से आगरा के बीच में जो है यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, तो लखनऊ में जो है गोमती नदी पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, तो लखनऊ में गोमती नदी पर। और लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी में चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लखनऊ में। तो लंदन में जो है टेम्स की तरह गोमती नदी का जो है चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कहाँ पे? तो लखनऊ में किया जा रहा है।
और घाघरा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा नदी की जो सहायक नदी है ये राप्ती है, करनाली है, बेरी है, सिख है, मेटी, उसके बाद छोटी गंगा है, फिर टीला है। तो घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती, करनाली, बेरी, सिख, सेठी, छोटी गंगा और टीला। और वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है। तो वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास वाराणसी में जो है किया जा रहा है। और गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती नदी की जो सहायक नदी इसमें सई आता है, गिरी आता है, कल्याणी, वरना, कुकरैल आता है, जोमकाई आता है और गचाई आता है। तो गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? सई है, गिरी है, कल्याणी है, बरना है, कुकरैल है, जोमकाई है एवं गचाई है। और गोरखपुर की आमी और ललितपुर की ओडी और पीलीभीत की गोमती और अयोध्या की तमसा आदि नदियों को किया जा रहा है तो पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो किन किन नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो गोरखपुर की आमी नदी हो गया और ललितपुर के ओडी और पीलीभीत की गोमती और अयोध्या की तमसा आदि नदियों को जो था जीवित किया जा रहा है, पुनर्जीवित। तो प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? अगर उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ में देखा जाए तो गंगा आता है, यमुना आता है, रामगंगा आता है, गोमती आता है और घाघरा आता है। और हिमालयी नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें गंगा आता है, यमुना आता है, गंडक आता है, शारदा आता है, घाघरा आता है, सरयू आता है, राप्ती आता है, बूढ़ी राप्ती आता है, रोहिणी आता है, रामगंगा आता है जिसको रथवाहिनी कहते हैं, हिंडन आता है, अरिज कोसी आता है, बाणगंगा आदि है। और गोमती जिसको गोमल कहते हैं तो इसमें वरुणा आता है, सई आता है, तमसा आता है, नहीं, गोमती, वरुणा, सई, तमसा, पांडवा जो है, आमी, इरसन, कर्मनाशा आदि कैसी नदियां हैं? तो ये मैदानी नदियां हैं। फिर पठारी नदियों में कौन सा है? तो सोन है, बेतवा है, केन है, टोंस है, चंबल, सिंध, कन्हार, बेल, रिहंद है। और उसके बाद सरकारी तौर पर प्रदेश को कितने नदी बेसिन में बांटा गया है? तो 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। कौन कौन से नदी बेसिन है? तो इसमें गंगा आता है, यमुना आता है, रामगंगा आता है, गोमती आता है, घाघरा आता है, गंडक आता है, राप्ती आता है व सोन बेसिन आता है। और गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ से होती है? तो गंगा जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित कन्नौज से जो है वाराणसी तक होती है। और गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज सेंटर स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो IIT कानपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा की जो है लंबाई कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो लगभग 1450 किलोमीटर की है। और प्रदेश में गंगा नदी बहती है तो प्रदेश में गंगा नदी जो होता है 27 जिलों में बहती है, जबकि यमुना 20 जिलों में बहती है। और प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला बदायूं है। रामगंगा, यमुना, टोंस, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा इसको कहते हैं, और गंडक, कोसी, कर्मनाशा, बागमती आदि नदी है तो गंगा की सहायक नदी है। और केंद्र सरकार द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? टोंस है, गिरी है, आसन है, हिंडन है, सिंध है, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी आदि है। और राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी है? हिंडन है, यमुना है, आमी है, गोमती है आदि हैं, आदि नदियाँ हैं। उसके बाद प्रदेश में यमुना नदी बहती है तो 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है तो दिल्ली से आगरा तक का होती है। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है तो लखनऊ में जो है गोमती नदी पर चलाई जा रही है। और लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का जो है चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है तो लखनऊ में किया जा रहा है। और घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? तो राप्ती है, करनाली है, वेरी है, सिखा है, सेठी है, छोटी गंगा और टीला है। और वरुणा नदी का जो है चैनलाइजेशन कहाँ किया जा रहा है? इनका तटीय विकास किया जा रहा है तो वाराणसी में किया जा रहा है। गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सई है, गिरी है, कल्याणी है, बरना है, कुकरैल है, जोमकाई है और गचाई है। और गोरखपुर की आमी हो गया, ललितपुर की ओडी हो गया, पीलीभीत की गोमती हो गया, अयोध्या की तमसा आदि नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नदियों के
तटवर्ती नगर, तो बिजनौर का जो, और बिजनौर हो गया, हस्तिनापुर हो गया मेरठ का, और गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का, अनूपशहर बुलंद का, नरौरा बुलंदशहर, उसके बाद फिर होता है बबराला संभल का, उसके बाद कछला घाट बदायूं का, और उसके बाद जो है कापिल, फिर फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का, बिल्लौर जो है कानपुर का, बिठूर कानपुर का, और कानपुर नगर फिर आता है बक्सर का, उन्नाव, उसके बाद डलमऊ का रायबरेली, कालांकार का प्रतापगढ़, श्रृंगवेरपुर प्रयागराज का, अब प्रयागराज, उसके बाद सिरसा मिर्ज़ापुर, चुनार मिर्ज़ापुर, वाराणसी सैदपुर, गाजीपुर, उसके बाद गाजीपुर शेरपुर बलिया आदि नगर तो किस तट के किनारे हैं, किसके तट के, तो गंगा के तट के पर हैं। तो गंगा के तट पे कौन कौन सा आता है, बिजनौर आता है, हस्तिनापुर आता है, गढ़मुक्तेश्वर आता है, अनूपशहर, नरौर, बबराला आता है संभल का, उसके बाद कछला घाट आता है, काम्पिल आता है, फतेहगढ़ आता है, बिलौर आता है, बिठूर आता है, कानपुर नगर आता है, बक्सर आता है, और डलमऊ आता है, कालांकर आता है, उसके बाद श्रृंगवेरपुर आता है प्रयागराज का, उसके बाद प्रयागराज आता है, सिरसा आता है, मिर्ज़ापुर, चुनार आता है, वाराणसी आता है, सैदपुर, और गाजीपुर आता है, शेरपुर बलिया आदि नगर किसके किनारे हैं, तो गंगा के तट पर। अब यमुना के तट पर कौन है, तो यमुना के तट पर जो है बागपत, वृंदावन, मथुरा का, और उसके बाद जो है मथुरा आता है, फिर आगरा आता है, बटेश्वर आता है आगरा का, इटावा आता है, कालपी जालौन का आता है, उसके बाद होता है हमीरपुर, कौशाम्बी, और प्रयागराज आदि नगर कहाँ पे है, तो यमुना के तट पर है। तो यमुना के तट पे कौन सा है, बागपत, वृंदावन, मथुरा, और मथुरा आगरा, उसके बाद फिर बटेश्वर आता है आगरा का, फिर इटावा हो गया, फिर उसके बाद कालपी हो गया, फिर जालौर, कालपी का जालौर, उसके बाद हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज आदि नगर हैं तो यमुना के जो है तट पर हैं। और मुरादाबाद और बरेली नगर किसके तट पर हैं, तो रामगंगा तट पर हैं। मुरादाबाद और बरेली रामगंगा के तट पर हैं। और मिसिक, सीतापुर, उसके बाद लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि नगर हैं तो गोमती नदी तट पर हैं। तो मिसिक, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि आदि जो नगर हैं ये किस तट पर हैं, तो गोमती तट पर हैं। अयोध्या धाम, गोला और बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि किस नदी के तट पर हैं, तो सरयू के तट पर हैं। तो सरयू के तट पर कौन कौन से हैं, अयोध्या नगर है, अयोध्या धाम है, गोला है, बरहलगंज है, दोहरी घाट है, बरहज आदि है। और गोरखपुर नगर स्थित है, तो गोरखपुर कहाँ पे स्थित है, तो गोरखपुर जो है राप्ती हो गया, रोहिणी नदी के संगम पर है। तो गोरखपुर नगर स्थित कहाँ पे है, राप्ती व रोहिणी नदी के संगम पर स्थित है। मगहर नगर यानी कि संत कबीर नगर कहाँ स्थित है, तो आमी नदी तट पर है। तो मगहर नगर जो कि संत कबीर नगर का है कहाँ पर स्थित है, आमी नदी के तट पर है। और वाराणसी नगर स्थित है, तो वाराणसी नगर कहाँ स्थित है, तो वरुणा व 80 नदियों के मध्य तथा गंगा के बाएं तट पर है। तो वाराणसी नगर कहाँ पे स्थित है, तो वरुणा व 80 नदियों के मध्य तथा गंगा के जो है बाएं तट पर है। और उसके बाद बांदा नगर स्थित है, तो बांदा नगर कहाँ स्थित है, तो केन नदी तट पर है। और देवगढ़ ललितपुर स्थित है, तो देवगढ़ ललितपुर कहाँ स्थित है, तो बेतवा नदी पर है। और हमीरपुर नगर स्थित है, तो हमीरपुर नगर कहाँ पे स्थित है, तो बेतवा यमुना नदी के जो संगम पर है। और तो चित्रकूट नगर स्थित है, तो चित्रकूट नगर कहाँ स्थित है, तो पैसविनी मंदाकिनी नदी तट पर है। और प्रतापगढ़ जो नगर स्थित है, तो प्रतापगढ़ कहाँ पर स्थित है, तो सई नदी के तट पर है। तो बांदा नगर कहाँ स्थित है, केन नदी के तट पर है। देवगढ़ ललितपुर कहाँ पर है, तो बेतवा नदी के तट पर है। हमीरपुर नगर स्थित है, तो बेतवा व यमुना नदी के संगम पर है। चित्रकूट नगर स्थित है, तो पैसवनी मंदाकिनी नदी पर है। और प्रतापगढ़ जो नगर स्थित है, तो सई नदी के तट पर है।
और उसके बाद फिर सोनभद्र नगर स्थित है, तो सोनभद्र नगर कहाँ स्थित है? तो सोन नदी के तट पर है। और मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा आदि शहर स्थित है, तो हिंडन नदी के तट पर है। और कासगंज हो गया, अतरंजी खेड़ा नगर स्थित है, तो काली नदी तट पर है। तो कासगंज एवं अतरंजी खेड़ा नगर स्थित है, तो काली नदी के तट पर है। और मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा शहर स्थित है, तो हिंडन नदी तट पर है। सोनभद्र नदी नगर स्थित है, तो सोन नदी के तट पर है। उसके बाद प्रतापगढ़ होता है नगर स्थित है, तो सई नदी के तट पर है। कासगंज अतरंजी खेड़ा नगर स्थित कहाँ पे है? तो काली नदी के तट पर है। अब आता है नदियों का प्रवेश, निकास व मिलन। तो राज्य में जो होता है गंगा का जो है प्रवेश व निकास होता है। तो गंगा जो है बिजनौर से प्रवेश करती है, वह बलिया जिलों में जो है निकास होता है, तो बिजनौर से बलिया जिलों में। और रामगंगा नदी का प्रवेश होता है, तो बिजनौर जिलों में होता है। और रामगंगा गंगा में मिलती है, तो रामगंगा गंगा में कहाँ मिलती है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी जो कि गंगा में मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है? कन्नौज के निकट मिलती है। और बूढ़ी गंगा, यहाँ पे है बूढ़ी गंगा, गंगा में कहाँ से मिलती है? तो ये जो है बदायूं में जो होता है मिलती है। तो राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास क्या है? तो गंगा का जो प्रवेश है बिजनौर और निकलने का जो है बलिया। और रामगंगा नदी का प्रवेश होता है तो बिजनौर ज़िले में। उसके बाद रामगंगा गंगा में मिलती कहाँ है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। और काली नदी गंगा नदी में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। कन्नौज के निकट जो है रामगंगा और काली नदी मिलती है, ठीक है। बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, तो बदायूं में मिलती है। और यमुना नदी का प्रवेश व समापन होता है, तो यमुना नदी का प्रवेश व समापन कब होता है? तो सहारनपुर व प्रयागराज में। तो यमुना नदी का प्रवेश व समापन होता है तो कहाँ होता है? तो सहारनपुर व प्रयागराज में होता है। प्रवेश सहारनपुर, समापन प्रयागराज। छोटी गंडक नदी का प्रवेश व निकास होता है, तो जो छोटी गंडक नदी है उसका प्रवेश होता है महाराजगंज और निकास होता है देवरिया होता है। और बड़ी गंडक या शालीग्राम या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती है, तो पटना के पास। तो यमुना नदी का प्रवेशन व समाप्त है, प्रवेश और समाप्त है, तो प्रवेश सहारनपुर, समाप्त प्रयागराज में। छोटी गंडक नदी का प्रवेश व निकास होता है, तो छोटी जो गंडक नदी है उसका प्रवेश महाराजगंज हो गया, निकास जो है देवरिया जिलों में हो गया। बड़ी गंडक या शालीग्राम या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा मिलती है, तो कहाँ पर मिलती है? पटना के पास मिलती है। और उसके बाद है कर्मनाशा नदी निकलती है, तो कर्मनाशा नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर की पहाड़ी से। और कर्मनाशा नदी सीमा बनाती है, तो कर्मनाशा नदी किसकी सीमा बनाती है? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। शारदा, जिसको काली नदी भी कहते हैं, का प्रवेश होता है तो पीलीभीत जिलों में होता है। शारदा नदी सरयू या घाघरा में मिलती है, तो सीतापुर के में होता है बसरा के पास मिलती है। और सहकारी अभिलेखों में चंदपुरा किटौली जो कि गोंडा में है से खेलगंज बिहार तक घाघरा का नाम जो है सरयू किया गया है, तो कब किया गया? जनवरी 2020 में। तो कर्मनाशा नदी निकलती कहाँ से है? कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कर्मनाशा नदी की सीमा बनाती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो है बनाती है। शारदा, जिसको काली नदी भी कहते हैं, का प्रवेश होता है तो पीलीभीत जिले से होता है। शारदा नदी जिसको सरयू व घाघरा में मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो सीतापुर में होता है बसरा के पास मिलती है। और सहकारी अभिलेखों में चंदपुरा किटौली जिसको गोंडा में है, और उसके बाद होता है खेलगंज बिहार
तक जो होता है घाघरा का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो सरयू किया गया है। और गंगा यमुना के मध्य जो प्रवाहित होने वाली हिंडन या हर नदी यमुना में मिलती है तो नोएडा के पास मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य का प्रवेश होता है तो इटावा ज़िले में होता है। और चंबल जिसको चरमवती नदी भी कहते हैं यमुना में मिलती है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर मिलती है। तो गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडन या हर नदी यमुना में मिलती है तो नोएडा के पास मिलती है। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य का जो प्रवेश होता है तो इटावा ज़िले में होता है। और चंबल जिसको चरमवाती नदी जो है यमुना में मिलती है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर मिलती है। और मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी जो है का यमुना में मिलन होता है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर होता है। और मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा जिसको बेत्रवती भी कहते हैं नदी राज्य में प्रवेश करती है तो ललितपुर में करती है। ककरावल जलप्रपात स्थित है तो ललितपुर में है। बेतवा जिसको बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं यमुना में मिलती है तो हमीरपुर के पास मिलती है। तो मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी यमुना में मिलन कहाँ होता है तो पंचनदा इटावा बॉर्डर पर होता है। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा जिसको बेत्रवती भी कहते हैं नदी का राज्य में प्रवेश होता है तो ललितपुर में प्रवेश होता है। ककरावल जलप्रपात स्थित है तो ककरावल जलप्रपात कहाँ पे है, ललितपुर में है। और बेतवा जिसको बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं यमुना में मिलती है तो हमीरपुर के पास जो है यह मिलती है। और उसके बाद मध्य प्रदेश से आने वाली केन जिसको कर्णवती नदी राज्य में प्रवेश होता है तो बांदा जिले में होता है। और केन यमुना में मिलती है तो भोजहा बांदा के पास मिलती है। और गोमती नदी निकलती है तो गोमती नदी क्या कहाँ निकलती है तो पनगैलिर फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, पनगैलिर फुलहर या गोमत झील पीलीभीत से। और केन यमुना मिलती है तो कहाँ मिलती है तो भुजहा बांदा के पास मिलती है। और मध्य प्रदेश से आने वाली केन जिसे कर्णवती नदी का जो है राज्य में प्रवेश होता है तो बांदा जिले में होता है। और गोमती नदी मिलती है तो गोमती नदी कहाँ मिलती है तो कैथी के निकट गाजीपुर में। तो गोमती नदी मिलती है कहाँ मिलती है तो कैथी के निकट गाजीपुर में। और सई नदी निकलती है तो भिजवन झील हरदोई से निकलती है। तो सई नदी कहाँ से निकलती है, भिजवन झील हरदोई से निकलती है। और इसी में है आगे ही मिस हो गया इसमें, सई नदी जो है ये गोमती में मिलती है तो कहाँ मिलती है तो ये राजघाट में जो है जौनपुर में जो है मिलती है। तो सई नदी गोमती से मिलती है तो गोमती से कहाँ मिलती है तो राजघाट जौनपुर में जो है मिलती है। और मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा से मिलन होता है तो सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश व राज्य से जो निकास होता है तो सोनभद्र जिले में। तो मध्य प्रदेश से आने वाली जो टोंस नदी है उसका जो है गंगा में मिलन कहाँ होता है तो सिरसा के पास होता है, प्रयागराज में। और मध्य प्रदेश से आने वाली जो सोन नदी है उसका राज्य में प्रवेश और राज्य में निकास होता है तो सोनभद्र जिले में प्रवेश भी होता है, निकास भी होता है। सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों से बॉर्डर साझा करता है जिसमें एक बिहार है, दूसरा मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद झारखंड है। राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या है तो राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 40 है। और जिसमें अति गंभीर प्रभावित जिले कितने हैं तो 23 हैं। और गंभीर प्रभावित जिले कौन से कितने हैं तो 17 हैं। तो राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों में अति गंभीर प्रभावित जिले कौन से कितने हैं तो 23 है। और गंभीर में कौन से आते हैं 17 आते हैं। टोटल कितने हैं 40 है। और प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्र कितना है 73.30 लाख हेक्टेयर है। 1
हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो प्रदेश में बाढ़ प्रवण का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 73.3 लाख हेक्टेयर है। और प्रमुख झीलें, ताल और कुंड। तो रामगढ़ ताल व चिलुवा ताल कहाँ पे है? तो गोरखपुर में है। और बखिरा झील कहाँ है? तो संत कबीर नगर में है। करेला में मोल्डी है चेरेंटिया, इसका साइंटिफिक नाम है, अगर ये सब्जी के तौर पे होगा, बाकी यहाँ पे झील है। तो करेला इतरौजा झील कहाँ पर है? तो लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुद्रम कहाँ पे है? उन्नाव में है। और बड़ा ताल जिसको गोखुर कहते हैं कहाँ है? तो शाहजहाँपुर में है। तो रामगढ़ ताल व चिलुवा ताल कहाँ है? गोरखपुर में है। और बखिरा झील कहाँ पे है? तो संत कबीर नगर में है। करेला व इतरौजी झील कहाँ है? लखनऊ में है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुद्र कहाँ है? तो उन्नाव में है। बड़ा ताल व गोखुर कहाँ पे है? तो ये शाहजहाँपुर में है। उसके बाद पयाग झील व चितौरा झील कहाँ है? तो बहराइच में है। पार्वती व अरंगा ताल कहाँ है? तो गोंडा में है। जिरगो सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल जिसको दरार गर्त कहते हैं मिर्ज़ापुर में है। भूगे ताल विसैथा ताल और समसपुर झील कहाँ पे है? तो रायबरेली में है। तो पयाग झील व चितौरा झील कहाँ है? बहराइच में है। पार्वती व अरंगा ताल कहाँ है? गोंडा में है। जिरगो व सिरसी जलाशय टांडा दरी ताल जिसको दरार गर्द कहते हैं कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है। भूरगे ताल जिसको विसैथा ताल समसपुर झील कहाँ पे है? तो रायबरेली में है। और लिलौर झील कहाँ पे है? तो बरेली में है। और ठिठौरा झील या मोराय ताल, ठिठौरा झील और मोराय ताल कहाँ पे है? तो फतेहपुर में है। और बेती अजगरा और नैया झील कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ में है। उसके बाद सुरहा ताल कहाँ है? तो सुरहा ताल बलिया में है। गौर ताल कहाँ है? रामपुर में है। और उसके बाद मोती झील कहाँ है? तो मोती झील कानपुर शहर में है। और उसके बाद शुक्र ताल कहाँ है? तो शुक्र ताल जो है ये भी मुजफ्फरनगर में है। तो लिलौर झील कहाँ है? बरेली में है। ठिठौरा झील या और जो ठिठौरा झील मोरैया ताल कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर में है। बेती आगरा व नैया झील कहाँ पे है? तो प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल कहाँ है? तो बलिया में है। गौर झील कहाँ है? रामपुर में है। मोती झील कहाँ है? कानपुर में है। और शुक्र ताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में है। उसके बाद रामताल कहाँ है? तो रामताल जो है मेरठ में है। कीठम ताल व सुर सरोवर कहाँ है? तो कीठम ताल और सुर सरोवर आगरा में है। शेखा झील कहाँ है? जिसको राष्ट्रीय पंछी विहार के रूप में विकासाधीन है, तो ये अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ है? तो सोनभद्र में है। तो रामताल कहाँ है? मेरठ में है। कीठम ताल या सुर सरोवर कहाँ है? तो आगरा में है। शेखा झील जिसको राष्ट्रीय पंछी विहार के रूप में जो विकासाधीन है, अलीगढ़ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जिसको कृत्रिम झील कहते हैं कहाँ है? तो सोनभद्र में है। और उसके बाद अलवारा झील जो विदेशी पंछियों का आगमन स्थल है कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। औधी ताल कहाँ पर है? तो वाराणसी में, जिसको लहर तारा तालाब भी कहते हैं। और राजा का बांध लोधी और भोजपुर ताल कहाँ है? सुल्तानपुर में है। दरवन झील कहाँ है? तो अंबेडकर नगर में है। बलहपारा कहाँ पे है? तो कानपुर में है। तो अलवारा झील जिसको विदेशी पंछियों का जो आगमन स्थल कहते हैं कहाँ पर है? तो कौशाम्बी में है। औंधी ताल जिसको लहर तारा तालाब कहते हैं कहाँ पे है? वाराणसी में है। राजा का बांध जिसको लोधी व भोजपुर ताल कहते हैं कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है। दरवन झील जिसको कहाँ पे है? तो ये अंबेडकर नगर में है। और बलहापारा कहाँ है? तो कानपुर में है। और उसके बाद लक्ष्मी ताल जिसको बरुआ सागर नहीं, लक्ष्मी ताल और बरुआ सागर, फिर भसने जलाशय, उसके बाद
गढ़मऊ कहाँ है तो झांसी में है। सागर ताल कहाँ है तो बदायूं में है। मदन सागर या बेला सागर कृत्रिम झील कहाँ है, महोबा में है। पंगैली पुलहर, उसके बाद गोमत ताल गोमती नदी के उद्गम स्थान कहाँ पे है, पीलीभीत में है। तो लक्ष्मी ताल बरुआ सागर भसनेह जलाशय और गढ़मऊ कहाँ है तो झांसी में है। सागर ताल कहाँ है तो बदायूं में है। मदन सागर बेला सागर कृत्रिम झील कहाँ है, महोबा में है। पंगैली पुलहर या गोमत ताल जो कि गोमती नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे है तो पीलीभीत में है। और उसके बाद दहर झील या भिजवन और जो है भिजवन झील सई नदी के उद्गम में कहाँ पे है तो हरदोई में है। दहर झील और भिजवन झील जो कि सई नदी का उद्गम है कहाँ पे है तो हरदोई में है। देवरिया ताल कहाँ पे है तो कन्नौज में है। भीखा व सरसई नावर झील कहाँ पे है तो इटावा में है। सौंज झील कहाँ पे है, मैनपुरी में है। और उसके बाद दार्शनिक कुंड मिश्रित और चक्र कुंड नैमिष कहाँ पे है तो सीतापुर में है। तो दहर झील और भिजवन झील जिसको सई नदी उद्गम है जो मतलब सई नदी का उद्गम है कहाँ पर है तो हरदोई में है। देवरिया ताल कहाँ है, कन्नौज में है। भीखा व सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में है। सौज झील कहाँ है तो मैनपुरी में है। दार्शनिक कुंड जिसको मिश्रित और चक्र कुंड नैमिष कहाँ है तो सीतापुर में है। और सीता कुंड भरत कुंड कहाँ पे है तो अयोध्या धाम में है। और राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड, मानसी गंगा कुंड, उसके बाद कुसुम सरोवर कहाँ है तो गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड या कृष्ण कुंड कहाँ है तो कोकिला वन मथुरा में है। नौ झील कहाँ पे है तो नौ झील जो है मथुरा में है। तो सीता कुंड भरत कुंड कहाँ पर है तो अयोध्या धाम में है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड व मानसी गंगा कुंड, उसके बाद कुसुम सरोवर कहाँ है तो गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड कृष्ण कुंड कहाँ है तो कोकिला वन मथुरा में है। उसके बाद नौ झील कहाँ है तो मथुरा में है। उत्तर प्रदेश रामसर स्थल साइट। तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर समझौता कब हुआ तो 1971 में ईरान में। प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं तो 10 हैं, 2 फरवरी 2024 तक का ये आंकड़ा है। उसके बाद प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा बना तो ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रज घाट के नरौरा तक है। और उसके बाद प्रदेश का नवीनतम व 10वां रामसर स्थल कौन सा, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर 2022 में बना। तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर समझौता हुआ कहाँ पर हुआ तो 1971 में हुआ ईरान में। उसके बाद प्रदेश में कुल रामसर स्थल कितने हैं तो 10 हैं। और प्रदेश का पहला रामसर स्थल कहाँ है तो ऊपरी गंगा नदी पर ब्रज घाट से नरौरा तक है। और प्रदेश का जो है नवीनतम 10वां रामसर स्थल है तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर 2022 में। और टोटल बात की जाए तो 89 रामसर स्थल हैं अभी करंट डेटा के अनुसार। और प्रमुख बांध परियोजना तो सोनभद्र जिले में जो था पिपरी नामक स्थान पर जो है रिहंद नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर पे की स्थापना कब हुआ 1962 में। तो सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना की स्थापना कब हुआ 1962 में हुआ। और ललितपुर जिले की किस नदी पर जो है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1975 द्वारा उद्घाटित और 1999 में लोकार्पित संयुक्त राज्य घाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्मित है तो बेतवा नदी पर। तो ललितपुर जिले की किस नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश 1975 में उद्घाटित ठीक है। और 1999 में लोकार्पित संयुक्त राज्य घाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना निर्मित की गई है तो बेतवा नदी पे। और उसके बाद
राजघाट परियोजना का परिवर्तित नाम कौन सा है? तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। और ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में 1958 में निर्मित जो था संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो माता टीला बांध है। और झांसी में परीक्षा एवं सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया है, तो बेतवा नदी पर किया गया है। तो राजघाट परियोजना का परिवर्तित नाम कौन सा है? तो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है। और ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो माता टीला बांध परियोजना है। और झांसी में परीक्षा एवं जो था सुकमा डुकमा बांध का निर्माण किया गया है, तो बेतवा नदी पर। और ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? तो शहजाद नदी पर है। और चंदौली जिले में स्थित मूसाखंड बांध किस नदी पर निर्मित है? कर्मनाशा नदी पर है। उत्तराखंड के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई है तो 128 मीटर की है। तो ललितपुर जनपद में स्थित गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? तो शहजाद नदी पर है। और चंदौली जिले में स्थित मूसाखंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो कर्मनाशा नदी पर है। उत्तराखंड के कालागढ़ में रामगंगा नदी पर स्थित रामगंगा बांध की ऊंचाई कितना है? तो 128 मीटर की है। और चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध कौन से हैं? तो राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है और गांधी सागर बांध है। तो चंबल नदी पर निर्मित प्रमुख बांध कौन से हैं? राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध है। और उसके बाद फिर बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन से हैं? तो राजघाट बांध है, माता टीला बांध है एवं ध्रुव तारा बांध। उसके बाद जो कि ललितपुर में है, उसके बाद परीक्षा बांध आता है। फिर आता है सुकमा डुकमा बांध आता है झांसी में। सुकमा डुकमा बांध कहाँ है? झांसी में है। तो बेतवा नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन से? राजघाट बांध है, माता टीला बांध है एवं ध्रुवारा बांध ललितपुर में है। उसके बाद परीक्षा बांध है, सुकमा डुकमा बांध झांसी में है। और उसके बाद गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है तो उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की। गंडक परियोजना जो कि संयुक्त परियोजना किसकी है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की जो संयुक्त परियोजना है। और बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, तो सरयू नदी पर सरयू बांध बनाया जा रहा है। तो बहराइच में सरयू बांध बनाया जा रहा है, तो सरयू नदी पर सरयू बांध बनाया जा रहा है। और गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना किसका है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल का। और सरयू बांध सरयू नदी पर बहराइच में। सिंचाई पेयजल। भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे है। और कुल नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे है। और कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर है। और सकल सिंचित क्षेत्रफल 2021-22 के अनुसार कितना है? तो 227 लाख हेक्टेयर है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 2021-22 के अनुसार कितना? तो 139.4 लाख हेक्टेयर है। और कुल सृजित सिंचन क्षमता 2022-23 के अनुसार कितना है? तो 380 लाख हेक्टेयर है। और सिंचन क्षमता का कुल उपयोग कितना है? तो 310 लाख हेक्टेयर है। तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। और नलकूप सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो प्रथम है। कुल नहर सिंचित क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो प्रथम है। और सकल सिंचित क्षेत्रफल में जो है 21-22 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? मतलब आसान नहीं, कितना आता है? तो 227 लाख हेक्टेयर आता है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल कितना है? तो 139.4 लाख हेक्टेयर आता है 2021-22 के अनुसार। और कुल सृजित सिंचन क्षमता कितना है? तो 380 लाख हेक्टेयर है। और सिंचन क्षमता का कुल उपयोग कितना है? तो 310 लाख
हेक्टेयर है। और कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप सिंचाई 2021-22 के अनुसार कितना परसेंट होता है? तो 73.9%। और कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई 2021-22 के अनुसार कितना होता है? तो 15.8%। और कुल शुद्ध सिंचाई में कुओं से सिंचाई कितना होता है? तो 9.1% होता है। और कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील और पोखर से सिंचाई कितना होता है? तो 0.6%। और अन्य साधनों से 2021-22 के अनुसार कितना सिंचाई होता है? तो 0.6% होता है। तो जो कुल शुद्ध सिंचाई है उसमें नलकूप से कितना होता है? तो 73.9% होता है। और कुल शुद्ध सिंचाई में नहर से सिंचाई कितना होता है? तो 15.8% होता है। और कुल शुद्ध सिंचाई में कुओं से सिंचाई कितना होता है? तो 9.1% होता है। और कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब, झील और पोखर से जो है सिंचाई कितना होता है? तो 0.6% होता है। और अन्य साधनों से 2021-22 के अनुसार सिंचाई कितना होता है? तो 0.6% होता है। और नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं तो किस में आते हैं? तो लघु सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। नहर, बांध आदि आते हैं तो किस में आते हैं? तो मध्यम व बृहद सिंचाई के अंतर्गत आते हैं। और प्रदेश में लगभग 82.92% सिंचाई की जाती है तो निजी लघु सिंचाई साधनों से की जाती है। और तालाबों, पोखरों आदि सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन जो तकनीक है कौन सा है? तो बेड़ी है, ढकैची है, ढेकची। तो नलकूप, कुआं और तालाब आदि आते हैं किसके अंतर्गत? तो लघु सिंचाई के अंतर्गत आते हैं, साधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद नहर, बांध आदि आते हैं तो मध्यम व बृहद सिंचाई साधन के अंतर्गत आते हैं। और प्रदेश में लगभग 82.92% सिंचाई होती है तो निजी लघु सिंचाई साधनों से। और तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीनतम तकनीक कौन सी है? तो बेड़ी और ढेकची है। और कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीनतम तकनीकी कौन सी है? तो कुओं से सिंचाई की प्राचीनतम तकनीकी है राहट है, वासर राहट है, बलदेव बाल्टी है, ढेकली है, चरसा है, मायदास लिफ्ट है। तो कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीनतम तकनीक कौन सी है? राहट है, वासर राहट है, बलदेव बाल्टी है, ढेकली है, चरसा है, मायादास लिफ्ट है। प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में है। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है तो गंगा गंडक की घाटी मध्यवर्ती क्षेत्र में है। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुआ तो 1930 में मेरठ में हुआ। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो नलकूप है। तो प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में। और कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन तो गंगा गंडक की घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में। और प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुआ 1930 में मेरठ में। और प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? नलकूप है। प्रदेश में जो है नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है तो पश्चिमी भाग में। और प्रदेश में सिंचाई का हेतु जो है पहला कार्यालय 1823 में खोला गया था सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें कितनी हैं? 2022-23 के अनुसार 75,091। और प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर है, 1631 में शाहजहाँ द्वारा निर्मित। तो प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक कहाँ है? तो पश्चिमी भाग में। अब प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो सहारनपुर में 1823 में। और प्रदेश सिंचाई विभागाधीन कुल नहरें कितनी हैं? तो 75,091 किलोमीटर। और प्रदेश में सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर है, 1631 में जो है शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। और पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया था कब? 1830 में। और प्रदेश में सबसे बड़ी 99,061.3 किलोमीटर की नहर प्रणाली कौन सी है? तो शारदा नहर है, 1928 में।
किया गया था। और हरिद्वार द्वारा निकलने वाली जो था ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था तो कब हुआ? 1854 में। तो पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया कब गया था? 1830 में। और प्रदेश में सबसे बड़ी 9,961.3 किलोमीटर की जो नहर प्रणाली थी कौन सी है? तो शारदा नहर 1928 में। और हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ था कब हुआ था? तो 1854 में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और प्रदेश में सर्वाधिक मतलब लंबाई के मामले में नहरें हैं तो रायबरेली में। और दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? आगरा नहर है। और यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में सिंचाई होती है तो आगरा नहर से होती है। तो प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और प्रदेश में जो है सर्वाधिक नहरें हैं तो रायबरेली में है लंबाई के आधार पर। और दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? तो आगरा नहर है। और यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचाई होती है तो किससे होती है? तो आगरा नहर से होती है। और सहारनपुर के पास यमुना नदी पर बना हुआ वह बैराज जिसे ताजे वाला जो था बैराज कहते हैं तो उसमें हथनी कुंड बैराज है। और यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान का संयुक्त बैराज कौन सा है? तो हथनी कुंड। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान का संयुक्त बैराज कौन सा है? हथनी कुंड बैराज है। बनवासा जिसको चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है तो उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। खटीमा जल विद्युत स्टेशन है तो शारदा नदी पर। नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है तो यूपी, बिहार में। तो बनवासा चंपावत से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। खटीमा जल विद्युत स्टेशन स्थित है तो शारदा नदी पर। और नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर से सिंचाई होती है तो यूपी, बिहार में। और महोबा झांसी सीमा पर धसान नदी द्वारा निर्मित परियोजना कौन सी है? तो अर्जुन सहायक परियोजना है। और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित केन नहर संयुक्त परियोजना है तो यूपी, एमपी परियोजना की मतलब यूपी, एमपी में। तो महोबा झांसी सीमा पर धसान नदी पर निर्मित परियोजना कौन सी है? अर्जुन सहायक परियोजना। और पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है में स्थित केन नहर का संयुक्त परियोजना किसका है? तो यूपी और एमपी की परियोजना है। और शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना है तो यूपी, एमपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है। और दिसंबर 2019 से बाण सागर परियोजना से लगभग जो होता है 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होती है तो प्रयागराज व मिर्ज़ापुर में। तो शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर निर्मित बाण सागर परियोजना है तो किसकी परियोजना है? तो यूपी, एमपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। और उसके बाद दिसंबर 2019 से बाण सागर परियोजना से लगभग जो होता है 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होती है तो कहाँ होती है? प्रयागराज में होती है व मिर्ज़ापुर में होती है। और माता टीला बांध से निश्चित नहरें हैं तो कौन सी नहरें हैं? तो मंदर और गुड़सराय हैं। और 1977-78 से निर्माणाधीन व 2012 से संयुक्त परियोजना घोषित संयुक्त सरयू नहर परियोजना को चालू किया जाता है तो दिसंबर 2021 में। और ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना है तो पेयजल हेतु चलाई जाती है। तो माता टीला बांध से निश्चित नहर कौन सी है? मंदर एवं गुड़सराय है। और 1977-78 से निर्माणाधीन व 2012 से राष्ट्रीय परियोजना घोषित सरयू नहर परियोजना को चालू किया गया तो दिसंबर 2021 में।
और ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा परियोजना है तो पेयजल हेतु है। और यमुना नदी पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनाए गए हैं। किस लिए बनाए गए? तो पेयजल हेतु बनवाए गए हैं। और गंगा नदी में लौकुश बैराज बनवाया गया है। किसके लिए बनाया गया? तो पेयजल हेतु। तो यमुना नदी पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा में आगरा बैराज बनवाया गया है तो पेयजल हेतु। और गंगा नदी पर होता है कानपुर में लौकुश बैराज बनवाया गया है। किस लिए बनवाया गया है? तो पेयजल हेतु। गोमती नदी पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है। किस लिए बनवाया गया है? तो पेयजल एवं जलस्तर हेतु बनवाया गया है। वाराणसी के चकिया से दक्षिण में चंद्रप्रभा बांध निर्मित किया गया है। किस लिए किया गया है? मतलब कहाँ पर निर्मित किया गया चंद्रप्रभा बांध? तो चंद्रप्रभा नदी पर निर्मित किया गया। वाराणसी से चकिया से दक्षिण में चंद्रप्रभा बांध निर्मित किया गया है। कहाँ से किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो चंद्रप्रभा नदी पर। और राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना चलाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री जो लघु सिंचाई योजना है कब से चलाई जा रही है? तो 2020-21 से। और सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-9 से चेक डैम निर्माण योजना संचालित है। तो कहाँ पर संचालित है? चेक डैम निर्माण योजना 2008-9 से सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु बुंदेलखंड क्षेत्र में। और आर्टिजन वेल, जिसको पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं, योजना चलाई जा रही है। तो आर्टिजन वेल या पाताल तोड़ जो कुआं है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। और पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है। तो कब से चलाई जा रही है? 2011-12 से। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 2011-12 से। और भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चल रही है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चल रही है खेत तालाब योजना, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और प्रदेश में ड्रिप व स्प्रिंकलर तकनीक से सिंचाई की जाती है। तो ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। पथरीली भूमि होता है इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। और उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना केंद्र द्वारा निर्मात हेतु मंजूरी दिया गया है। तो कब दिया गया है केंद्र बेतवा लिंक परियोजना को? दिसंबर 2021 में। और छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार लघु सिंचाई योजनाओं वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाओं वाला तो उत्तर प्रदेश है। तो जो छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट थी 2023 के, उसके अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। अब आता है भूगर्भ जल। तो भूगर्भ जल में जो होता है राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर को मापन हेतु स्थापित किए जा रहे हैं। तो भूगर्भ जल मापन के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा है? ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में हाइड्रोग्राफ स्टेशन का। और भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 में प्रदेश को जो है 826 विकास खंडों और कितने अधिक जनसंख्या वाले कितने शहरों में विभक्त किया गया? तो 10 शहरों में। तो भूजल आकलन रिपोर्ट 2020 में प्रदेश को 826 विकास खंडों और अधिक जनसंख्या वाले कितने शहरों में विभक्त किया गया है? तो 10 शहरों में। और वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदोहित व क्रिटिकल ब्लॉक हैं तो 57 व 48 हैं 2020 के अनुसार। और भूजल की दृष्टि से प्रदेश में अतिदोहित एवं क्रिटिकल शहर कितने हैं? तो 9 और 1 शहर है। अतिदोहित 9 और उसके बाद क्रिटिकल शहर 1 है। और भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य शहर हैं तो कितने हैं? 22 हैं 2019 के अनुसार। भूजल समस्या से ग्रस्त राज्य व शहर, राज्य में शहर हैं 22। और प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम भूजल स्तर की गिरावट दर्ज की गई है। तो प्रयागराज में सर्वाधिक है 285 सेंटीमीटर और बरेली में 5 सेंटीमीटर।
और प्रदेश में पेयजल और सिंचित क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र की भूगर्भ जल पर निर्भरता प्रतिशत है। तो प्रदेश में पेयजल पर 80% और सिंचित क्षेत्र 70 और औद्योगिक क्षेत्र भूगर्भ जल का जो है 85% निर्भरता है। और राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई है तो 2001 में। और राज्य में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित किया गया था तो 2010 में जल प्रबंधन व नियामक प्राधिकरण गठित हुआ था 2010 में। और राज्य का भूजल दिवस मनाया जाता है तो 10 जून को मनाया जाता है। और राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 16 से 22 जुलाई को भूजल सप्ताह मनाया जाता है, 16 से 22 जुलाई। और प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट प्रख्यापित हुआ था तो वर्ष 2019 में प्रख्यापित हुआ था उत्तर प्रदेश ग्राउंड एक्ट वर्ष 2019। और केंद्रीय नीति आयोग 2019 में पहला मॉडल जल ग्राम घोषित हुआ था तो जखनी गांव बादा। और छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भूजल योजनाओं में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो छठी लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भूजल योजनाओं का अग्रणी राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।